एक गैस के सब्स्टिट्यूट के रूप में कोयले से गैस निर्माण करेगी। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, कोयले से गैस कल्पना है केवल कि एग्जीक्यूशन भी होता है? एग्जीक्यूशन भी होता है और दुनिया भर में हो भी रहा है। क्या करेंगे हम कोयले से? कोयले से गैस बनाई जाएगी। अब तक क्या होता है? कोयले से बिजली बनाते हैं। कोयले से बिजली कैसे बनाते हैं? कोयला जलाया, हीट निकली, उस हीट से पानी को गर्म किया, वेपर बनी, उस वेपर से टरबाइन घुमाया, टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। एक प्रोसेस जो आपने सुना, इसको करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। आज देश की लगभग 80% ऊर्जा आवश्यकता, सरकार 70% क्लेम करती है लेकिन कई डेटा 79% तक बोलता है, 79% तक जो ऊर्जा आवश्यकता है वो कोयले से बनी हुई बिजली से ही पूरी हो रही है। जब बिजली बनाने में कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग किया जा रहा है, भारत में कोयला आने वाले 400 साल तक के लिए उपलब्ध है। अगर वर्तमान गति से हम कोयले का दोहन करते रहें तो भी 400 साल तक का कोयला स्टॉक। अभी हम उसका उपयोग कर रहे हैं बिजली बनाने में, अगर हम उसका उपयोग गैस बनाने में करने लगे, क्या कोई इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया सेम होती है? क्या सेम तरीका है हीट बनने का और गैस बनने का? अगर सेम तरीका है तो क्या ये एलएनजी का सब्स्टिट्यूट बनेगा या एलपीजी का? आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कोयले से बनने वाली गैस को सिन गैस कहा जाता है। कोयले से बनने वाली गैस जो सिन गैस है, उसके लिए भारत सरकार ने 37,500 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। भारत सरकार की योजना है कि 37,500 करोड़ रुपए गैसिफिकेशन के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए खर्च किए जाएंगे। आज के सेशन में हम समझेंगे ये सिन गैस क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है, कैसे ये एलएनजी एलपीजी क्या उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में रह भी पाएगा या कोई नया विकल्प बनकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप साथियों, भारत सरकार ने पीएनजी की सप्लाई को, यानी कि पेट्रोलियम के जो एलएनजी हम लेकर आ रहे थे उसको पाइप से जब हम सप्लाई कर रहे थे घरों तक, उसकी हुई परेशानी को देखते हुए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस घरों तक पहुंचाने के लिए पाइप डलवाना तो अब प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली एलएनजी जब सप्लाई दिक्कत कर रही है तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। तो भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। यह पीआईबी की कटिंग है जिसमें कैबिनेट अप्रूव स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विद ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपए। क्या होता है ये? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से काम करेगी, प्रधानमंत्री ने इसकी सफलता की बातें कही। सबके सार में केवल यही कि साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चलते जो एनर्जी सिक्योरिटी बाधित हुई है उसको हम अब आंसर कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य है, यानी 100 मिलियन टन हर साल प्रति साल कोयले को गैस में बदल करके लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। इस उद्देश्य से सरकार ने इस काम को लागू करने का प्रयास किया। साथ में इस परियोजना के अंदर कोयला की सप्लाई जो है कोयले की सप्लाई को 30 साल तक निर्बाध रूप से करने का भी लक्ष्य दिया कि जिसने आज धंधा शुरू कर दिया 30 साल तक उसे कोयला मिलता रहेगा, कोई पर्यावरण वगैरह बीच में आकर के नहीं अटकाएगा। कुल मिलाकर के जब कोयला सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज इस काम में आना चाहती हैं उन्हें निर्बाध रूप से कोयला मिलेगा। बेसिक सा सवाल है, कोयले से गैस कैसे बनेगी? नंबर 1, वो और गैसों से अलग कैसे होगी? नंबर 2, 30 साल तक कोयला मिलता रहेगा, 37,500 करोड़ रुपए खर्च किस पर होगा? तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि 37,500 करोड़ खर्च किस पे होगा। मान लीजिए कि एक उद्योग को लगाने के अंदर 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो उसमें 20,000 रुपया सरकार देगी। सरकार सब्सिडी के रूप में उस पैसे को दे रही है। 80% सामने वाले से लगाने के लिए कहा जा रहा है। कौन लोग होंगे ऐसा धन लगाने वाले? मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो फर्टिलाइजर में काम करती है। फर्टिलाइजर के लिए इस गैस की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी गैस है? सिन गैस की बात हो रही है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज CO प्लस H2, इसे सिन गैस के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो सिन गैस के रूप में जब ये उपयोग में आएगी तो इस काम के लिए अगर कोई इंडस्ट्री निकल कर आती है, मान लीजिए कि फर्टिलाइजर के लिए कोई भारत की कंपनी बाहर आती है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, तो उस काम में करने वाले काम को 80% इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, 20% सरकार देगी। और उन्हें पहले से मिली आ रही जो सब्सिडी है उन्हें नहीं रोका जाएगा, क्योंकि पहले भी सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर तमाम सब्सिडियां देती है, वो सारी जारी रहेंगी। केवल फर्टिलाइजर ही नहीं, अगर कोई ऊर्जा आपूर्ति करने वाली कंपनी है या कोई स्टील प्लांट के लिए काम करने वाली कंपनी है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी आए, सरकार प्रोत्साहन के रूप में, यानी कि आपकी लागत 20% अब स्वतः ही कम हो गई। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए, जब रॉक्स की बात होती है तो कोयला सेडिमेंट्री रॉक है। कोयले की प्रक्रिया बचपन से आप लोग जानते आए हैं, बचपन के शुरुआती दौर में पढ़ते आए हैं, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल के तरीके से कि
जमीन के नीचे जब बहुत सारे पेड़ पौधे दब गए, करोड़ों लाखों साल तक दबे रहे, गर्मी और प्रेशर के चलते वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। ये जो कोयले में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, इसमें कई करोड़ साल लगे, और उस करोड़ साल के बाद में कोयले की मात्रा में कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली गई, कोयला उस लेवल पे क्लासिफाई किया जाता रहा, पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जिस कोयले के अंदर यानी कि कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये प्रमुखता से उपलब्ध होता है जब कोई प्लांट होता है, लेकिन प्लांट से धीरे धीरे ऑक्सीजन और वाटर निकलती चली जाए तो कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो तो कोयला उतनी ही उच्च क्वालिटी का बनता चला जाता है। ऐसे में एंथ्रासाइट यानी कोयले का वो प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा 86% से लेकर 97% तक होती है, सबसे उन्नत किस्म का कोयला माना जाता है। मतलब कोयला कार्बन के कारण पहचाना जाता है, जितना परसेंटेज कार्बन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने एक पत्थर उठाया जिसका वजन 100 किलोग्राम है, अब उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, इससे कोयले की क्वालिटी चेक होती है। अगर जो काला पत्थर आपने उठाया उसमें कार्बन की मात्रा 86% से ऊपर है तो उसे एंथ्रासाइट कार्बन नाम दे दिया, एंथ्रासाइट कोयला नाम दे दिया गया। कार्बन से क्या फायदा होता है? कार्बन ही जलने के बाद, कार्बन के साथ ही जब हम दहन की प्रक्रिया करते हैं, कंबशन की प्रक्रिया करते हैं, तो कार्बन की ऑक्सीजन से हुई प्रक्रिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होकर आता है। क्योंकि कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म में अगर उपलब्ध हो रहा है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म में अगर उपलब्ध हो रहा है, तो उसके बाई प्रोडक्ट कम बनेंगे। लेकिन अगर उनके साथ में कुछ और अशुद्धियां भी जुड़ती चली गई, सल्फर जुड़ता चला गया, पानी जुड़ता चला गया, और भी जो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ती चली गई, तो उन सब का भी ऑक्सीडेशन होगा, तो बाई प्रोडक्ट में और भी बहुत सी चीजें बनने लगेंगी। इसीलिए ऊष्मा उत्पादन के लिए जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकल कर आएगी। यही कारण है कि देश में जो स्टील इंडस्ट्री है वो कार्बन ज्यादा वाला कोयला पसंद करती है, दैट इज एंथ्रासाइट कार्बन। क्योंकि लोहे को गलाने के लिए जो ज्यादा हीट वाला कार्बन चाहिए वो एंथ्रासाइट कार्बन वाले कोयले में हो पाता है। ओके साहब, हमारे देश में एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम मिलता है, मेघालय के अंदर और जम्मू कश्मीर में इसकी उपलब्धता है। इसीलिए देश एंथ्रासाइट कोयले को इंपोर्ट भी करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से भारत कोयला इंपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में माइंस जो हैं वो अडानी ने इसी कारण से परचेज की थी कि वहां का कोयला वो बेच करके दोनों तरफ से, यहां पर पोर्ट हैं और वहां पर कोयले की माइंस हैं, तो पैसा बनाएगा। ये पुराना मामला हो चुका है जिसका ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरोध भी हुआ था, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो ये तो हुआ एंथ्रासाइट का मामला। भारत में जो कोयला सबसे ज्यादा मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयले के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो 45% से 80% के बीच में कहीं भी हो सकती है। भारत में जो बिटुमिनस कोयला है और इससे पहले वाला लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला जिसके अंदर कोयले की मात्रा 35% तक है, 25 से 35%। इस कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पैदा करने की प्लानिंग है। हमारे यहां जो बिजली उत्पादन भी होता है वो भी बिटुमिनस और लिग्नाइट से ही होता है। इन दोनों से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली का उत्पादन कैसे होता है? कार्बन को बर्न, कोयले को जलाया जा रहा है और जलाकर के जो हीट निकल रही है उससे वाटर वेपर तैयार की जा रही है। वाटर वेपर पानी को जला के, पानी को उबाल के, और उससे टरबाइन घुमाकर बिजली का उत्पादन होता है। भारत के अंदर जो कोयले का भंडार है वो 400 अरब टन के अराउंड माना जाता है, और भारत दुनिया में दूसरा कोयला उत्पादक है। पहले नंबर पर चाइना का नंबर आता है। दुनिया में जितना भी कोयला फिलहाल यूज हो रहा है उस कोयले का 51% जो उपभोग है, यानी कि मान लीजिए 100 किलो कोयला धरती से निकलता है तो 51 किलो अकेला चाइना निकालता है। उसके बाद भारत का नंबर आता है जो 11% कोयला बाहर निकाल करके यूज कर रहा है। भारत में कहां कहां से निकलता है? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये पूरा की पूरा दक्कन ट्रैप जो है वो इस कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां की जमीन से कोयला बाहर निकल कर आता है। ठीक है, कौन सा कोयला है? तो बिटुमिनस का उपयोग सबसे ज्यादा होता है और इसी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। कितनी परसेंट बिजली? हम 70% बिजली कोयला उत्पादन से करते हैं। कोयला निकालकर उससे थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से करते हैं। मतलब कोयला निकला और उसे थर्मल पावर प्लांट्स के माध्यम से बिजली उत्पादित करके देश भर की बिजली की आपूर्ति उसी से की गई। हालांकि कोयले से निकली कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषण का कारण बनती है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव उससे सस्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोयले से निकली हुई हीट का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। अब यह बिजली तक तो सीमित था, लेकिन हमारे खाने को जलाने के लिए, अब इसको आसान तरीके से समझते हैं, कोयले को जला करके जो बिजली बनाई जा रही है, अग्नि पैदा करना ही तो हमारे लिए जो गैस है उसका काम है। आसान तरीके से समझिए, कोयला जला करके आपने बिजली बनाई, बिजली बनाने के लिए किया क्या? कोयला जलाया था, हीट निकली थी, उसका उपयोग बिजली बनाने में किया।
हमें वही हीट तो घर पे चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, हम घर पर अगर कोयला जलाने लगे तो प्रदूषण बहुत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी निकलेगी, कालिख पुतने लगेगा, कार्बन बहुत सारा, क्योंकि हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में कार्बन नहीं आ रहा। हम कोयला उपयोग तो कर लें, लेकिन घर में कोई एंथ्रासाइड कोयला भिजवाए और हम उसका एफिशिएंट यूज कर पाए। इसलिए आपके घर तक जो कार्बन है उसको पहुंचाना तो है, लेकिन प्रदूषण कम से कम हो ऐसे पहुंचाना है। जैसे कार्बन जब आपके पास सीएनजी के रूप में पहुंचता है तो वो मीथेन के रूप में आता है, प्रदूषण कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि CO2 नहीं बनती है। ऐसे ही जब एलपीजी भेजी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भेजी जाती है, तो उसमें भी प्रोपेन ब्यूटेन डाली गई है, कार्बन हाइड्रोजन उसमें भी है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन कालापन उतना नहीं, कालिख नहीं आएगा, अनबर्न कार्बन जो है वो ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब आप सिनगैस बनाने की बात करते हैं तो कोयले को जला करके इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकाली जाए, उसकी हीट का उपयोग आप लोग कर पाए, इंडस्ट्री में आप लोग कर पाए, घरों में, जहां जहां यूज हो सकता है, आप फर्टिलाइजर में, इस तरह से इसका उपयोग सुनिश्चित हो, यह सरकार का प्रयास है। ठीक है साहब, यानी कि कोयला गैस में जब कन्वर्ट हो तो गैस में कन्वर्ट कैसे होगा, गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाएगा, कंट्रोल्ड रिएक्शन में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ब्रेकिंग करने का कोयले को प्रयास किया जाएगा, फिर जो गैस बनेगी उसे पाइप के माध्यम से आप तक भिजवा दिया जाएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सब हो सकता है, लेकिन हां उसे आगे चल करके सिंथेटिक नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट करने का प्रयास, यानी एसएनजी के अंदर भी प्रयास किया जाएगा। सिन गैस का फॉर्मूला यही है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको आगे चल के एसएनजी में बदला जा सकता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस में, इसकी और रिएक्शंस कराकर मीथेन में बदला जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में यह एलएनजी का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। सिनगैस के जो बनने वाले उत्पाद हैं उनमें आपके सामने ये तमाम अमोनिया, यूरिया, ये तमाम चीजें, पेट्रोकेमिकल, ईंधन वगैरह सब शामिल है। तो कुल मिलाकर के हम क्या करने की तैयारी में हैं, हम ऊर्जा का एक अल्टरनेटिव विकल्प सिनगैस के रूप में लेकर आने जा रहे हैं। क्या इससे हमारे पास जो पीएनजी पहुंच रही है ऐसे एसएनजी पहुंच पाएगी? फ्यूचरिस्टिक हो सकता है यह विजन, लेकिन सरकार ऑलरेडी एलएनजी के विकल्प फिलहाल तलाशने लग रही है, पीएनजी के विकल्प तलाशने लग रही है, उसमें सिनगैस का नाम निकलकर आया है। हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया में इस समय गैस सप्लाई बाधित हो रखी है, और भारत का विजन अगर 2047 में विकसित बनने का है तो हमें ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, फिर चाहे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट्स के माध्यम से हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से बिजली उत्पादन हो, फिर चाहे कोयले के गैसिफिकेशन से गैस पहुंचना हो, कार्बन की आपूर्ति की जगह ईवी यूज करना हो, तमाम चीजें हमें करनी होंगी। इसी के प्रयास में लगातार लग रहे हैं। क्या यह अचानक पैदा हुआ आइडिया है? नहीं। वर्ष 2021 में भी राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू हुआ था, जिसमें लक्ष्य 2030 के अंदर 100 मिलियन टन का रखा था, लेकिन इसमें खर्चा इतना है कि लोग आगे नहीं आते। सरकार ने बीच में इसके अंदर 8500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव रखा था, नहीं आए लोग। अब समय की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए, 37,500 करोड़ रुपए और ऐड किए हैं कि लो भाई पैसे लो, आ जाओ, 2026 आ चुका है, 30 में हमें 100 मिलियन टन कोयले से गैस बनानी है, लक्ष्य को पूरा किया जाए। इस कारण से सरकार ने इंसेंटिव योजना इसमें शुरू कर दी कि आओ, जिसको धंधे में पैसा लगाना है लगाओ, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी, सरकार की योजना का महत्व समझ में आया होगा, 20% तक का वित्त पोषण समझ में आया होगा, और सरकार इसको कैसे करना चाहती है वो मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के अगर 20% सरकार लगा रही है, मान लीजिए 37,000 करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ऑलमोस्ट 40 पकड़कर चलें तो ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धंधे में लेकर आएगा। 2 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आया तो ऐसे में रोजगार पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इससे लगभग 50,000 नए रोजगार सृजित होंगे, रोजगार मिलेंगे, देश की आत्मनिर्भरता बनेगी। सरकार के प्रयास से देश के अंदर, ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भरता का ऑल्टरनेटिव बनकर आएगा। ठीक है, क्या दुनिया में और कोई देश ऐसा करता है? बहुत सारे देश ऐसा करते हैं, कोई चाइना करता है, जापान करता है, तमाम देश इस तरह से ही उपयोग में लेकर आ रहे हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो। जानकारी समझ आई हो तो साथियों से साझा करें, कोई भी दिमाग में दुविधा है तो कमेंट में साझा करें, उसके साथ चर्चा कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और